भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बागसेफ डीएस4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्होंने मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में एमपी बना के बैठाया, उसके लिए माया बहन जी को मैं कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। आज पनवारी गांव में बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी मुकेश अग्रवाल जी, प्रदेश के प्रभारी सुनील बघेल जी, झाड़ू प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, जिले के अध्यक्ष धनीराम चौधरी जी, जिले प्रभारी सुभानंद जाटव जी और तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही जो पूरे शिवपुरी जिले के हैं, विधानसभाओं के हैं और भिंड जिले से भी आए हैं, शिवपुर से भी आए हैं। इनके साथ ही साथ मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजनीय भंतेगण, सांस्कृतिक टीम, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। और आज आप सभी लोगों ने इस गांव में मुझे दोबारा बुलाया। मेरे पास गांव के प्रमुख लोग मेरे पास गए हुए थे और उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की हम जयंती मनाना चाहते हैं। तो 14 अप्रैल को मेरे पहले से प्रोग्राम फिक्स हो गए थे 2-3 महीने पहले। तो मैंने कहा 14 अप्रैल को हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं, 15 तारीख को कर सकते हैं तो हम आ सकते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार था कि आप लोगों ने 15 तारीख को बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए आपने हामी भरी, कहा आपको आना है और 15 तारीख को हम जयंती को मनाएंगे। और इस गांव में मैं 2019 में आया था और 2019 में मैं एक रथ यात्रा लेकर के आया था और गांव के लोगों ने पूरी टीम का बहुत ख्याल रखा। पूरी टीम को मुझे याद आ गया, आप लोगों ने कड़ी चावल की व्यवस्था भी कर रखी। कड़ी नहीं करी थी आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने कड़ी चावल से मेरी पूरी टीम का पेट भरा, हम लोगों ने साथ में खाना खाया। और उस दिन से मेरे मन में पनवारी बस गया कि पनवारी में कोई ना कोई बात तो है ही, कोई ना कोई मेरा रिश्ता है जो मैं बार बार पनवारी आ जाता हूं। आप लोग बुलाने में रोक नहीं पाता हूं। और आज भी मैं पनवारी गांव आ ही रहा था, आदरणीय बहन जी का फोन आ गया। पूछा कहां जा रहे हो, किधर हो? मैंने कहा बहन जी मैं कोलारस में हूं, बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण कर रहा हूं, मीटिंग में जा रहा हूं पनवारी गांव में। तो बहन जी पनवारी तो बहुत जाते हो। पनवारी में बहन जी पनवारी में जाता नहीं हूं, पनवारी के लोग बहुत अच्छे बार बार बुला लेते हैं। तो बहन जी को भी आज मालूम हो गया कि मैं पनवारी गांव के अंदर। और ये तो आप सबका प्यार है कि मुझे आज आप सबके बीच आना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन कुछ संदेशा भी लेकर के आया। आप सभी लोग, पूरे गांव के लोग बहुत मिशनरी लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहन जी को मानने वाले लोग हैं, मानव श्री कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। इस मिशन और मूवमेंट पे जान छिड़कने वाले आप सभी लोग। और आज
मेरी माताएं बहनें बैठ जाए, मेरी माताएं बहनें बैठ जाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाइएगा। ये बात आज मिशन मोमेंट की, तो आपको सुन के जाना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी काम किसी घर में नहीं। आज खाना ही बना होगा, बना कि नहीं बना है? भंडारा तो ही रहा, नहीं हो रहा है। पूरी सब्जी का भंडारा भी है, तो आपको घर में खाना नहीं बनाना है, खाना खा के ही जाना है। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आप सबको कुछ बातें समझाने के लिए आया, और वो बातें आप अपने दिमाग में, अपने जहन में गांठ बांधना। अभी जब मेरे बोलने से पहले भी मेरी आदिवासी भाई बहनों ने एक डांस किया, और डांस के जो बोल था मैं सुन रहा था कि संविधान में अधिकार है, मुझे अधिकार चाहिए। बोला नहीं बोला? आपने बोला कि सरकारी नौकरी में मेरा अधिकार चाहिए। आपके गानों में बोलते, आपकी लैंग्वेज शहरिया लैंग्वेज थी, आदिवासी लैंग्वेज थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था पूरी तरह से, लेकिन मैं भाव समझ रहा था। आपने कहा मेरा संविधान का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए और नौकरियों का अधिकार चाहिए। आपने किया नहीं किया सकते? और आज ये सारे अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दिए, शिक्षा का अधिकार, आवाज नहीं करिए कोई लोग। मेरी माताएं बहनें अगर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो आवाज नहीं करेंगे, बात तो सुनिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया तो सुनिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मुझे भोपाल भी जाना है। कल मीटिंग भी वहां पर, भोपाल के अंदर मीटिंग। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज संविधान हमारा खतरे में। जिस बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाने के लिए, ये संविधान ऐसे नहीं मिला है, संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, और इस संघर्ष के दौरान बाबा साहब के 5 औलादें थी, बाबा साहब के 5 बच्चे थे, गंगाधर, यशवंत, रमेश, इंदु और राजरतन। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, और बाबा साहब ने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि आज तक उनके बराबर इस देश में कोई पढ़ लिख नहीं पाया। आज तक कोई पढ़ लिख नहीं पाया, किसी भी जात धर्म में इतना पढ़ा लिखा इंसान आज तक नहीं हुआ, आज तक। और यहां तक कि बाबा साहब ने जहां विदेश में पढ़ाई की, विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 7 समंदर दूर पढ़ाई की, तो वहां पर भी उस विश्वविद्यालय ने लिख दिया कि 100 सालों में आज तक बाबा साहब से तेज बच्चा यहां पर नहीं आया, 100 सालों में। और कहा बाबा साहब एक सिंबल ऑफ नॉलेज है, माने कि जानकारी का भंडार बाबा साहब के बारे में लिखा। और बाबा साहब जब भारत आए तो बाबा साहब ने हमारे पे जो बीत रहा था, इतना अत्याचार, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी, भूखमरी, पीने का पानी नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने का घर नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, इस सब देख के बाबा साहब ने कसम खा ली कि मैं अपने समाज के लोगों को इस देश में राजा बना करके रहूं। और बाबा साहब ने संकल्प लिया 23 सितंबर को बाबा साहब ने बड़ौदा के पार्क में बैठे हुए थे, वहां पे संकल्प लिया, कहा कि जिस तरह से मेरा अपमान होता है, और मैं एक संकल्प लेता हूं, एक दिन मैं पूरे देश के अंदर बहुजनों का अपमान खत्म कर दूंगा और उनको इस देश के अंदर मान सम्मान के जीने का रास्ता दे दूंगा। और उसी दिन से बाबा साहब काम पे लग गए, और इस काम में बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए। रमेश खत्म हो गया, गंगाधर खत्म हो गया, उनकी बहुत प्यारी बेटी थी, उसका नाम था इंदु भी खत्म हो गई। उनका बेटा एक राजरतन, जब आखिरी बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था राजरतन। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस बेटे का नाम रखता हूं राजरतन। और बहुत सुंदर बच्चा था बाबा साहब का, बहुत गोरा सुंदर बच्चा बाबा साहब का था, और बाबा साहब से बहुत लगाव था, बाबा साहब से बहुत प्यार करते थे। बाबा साहब ने कहा मेरा बेटा जो राजरतन है, इसको मैं इस देश का राजा बनाऊंगा, और ये बड़ा होकर इस देश में राज करेगा।
लेकिन बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की, इतनी सब किया, जो पैसा उनके पास आता था वो सब किताबें खरीदते थे, सब किताबें खरीदते थे। घर के लिए ना अनाज खरीदते थे, न बच्चों के लिए कपड़े खरीदते थे, न बच्चों के लिए दवाई खरीदते थे, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए किताब खरीदते थे। धीरे धीरे उनके बच्चे 3 बच्चे खत्म हो गए और एक दिन राज रतन बीमार हो गया। जब राज रतन बीमार हो गया, घर में दवाई के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं थे और बाबा साहब बाहर जा गए। और माता रमाबाई ने बाबा साहब से संदेशा भिजवाया कि आपका बेटा बीमार है। बाबा साहब नहीं पहुंच पाए। फिर संदेशा पहुंचा कि आपका बेटा राज रतन आज खत्म हो गया। बाबा साहब बहुत दुखी हो गया, आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए अपने घर पहुंचे। और तब रमाबाई, माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, तुमने इतनी पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया और तुम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते। अरे छोड़ दो वो काम, किसके लिए काम करते हो ये? तुम्हारे 3 बच्चे खत्म हो गए, चौथा बच्चा आज भी खत्म हो गया, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और बोलते थे कि राज रतन नाम रखा तुमने उनका और कहा था कि ये बेटा बड़ा होकर देश में राज करेगा। आज वो भी खत्म हो गया। दवाई नहीं मिली इसको समय पर, खाना नहीं मिला समय पे इसको, अच्छे साहब, और ये खत्म हो गया। माता रमाबाई रात दिन गोबर के उपले बनाती थी, गोबर के उपले बना करके उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालती थी। और बाबा साहब अपनी पढ़ाई करते थे, पूरी पढ़ाई करते थे। तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आते, बहुत बाबा साहब। फिर माता रमाबाई ने कहा आप जो काम करते हो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, अब तो जो करना होगा तो हो गया, होनी थी होनी, अनहोनी हो गई, अब बेटे को ले जाओ, इसे दफन करो जाकर। लोगों ने कहा बाबा साहब पैसा दीजिए, कफन लेकर के आना। तो बाबा साहब ने अपने कोट में हाथ डाला, बाबा साहब के पास एक पैसा नहीं निकला, जेब में एक पैसा नहीं निकला। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। माता रमाबाई समझ गई कि बाबा के पास पैसा नहीं है। माता रमाबाई ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, अपने बेटे को ढक दिया, कहा आप ले जाइए। बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि मैं जिस समाज के लिए काम करता हूं, आज वो समाज ने मेरे बच्चे की जान तक नहीं बचा पाई, इनके लिए दवाई की व्यवस्था भी नहीं कर पाए, खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। बाबा साहब थोड़ा घबराए, डगमाए, फिर खड़े हो गए। बाबा साहब ने सोचा आज मेरे 4 बच्चे तो खत्म हो गए, मैं जिस काम में लगा हूं, आज उस काम के तहत मेरे 4 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन मैं कसम खाता हूं मेरे करोड़ों बच्चे अभी बाकी है, उनका जीवन हमें बचाना है, उनकी जिंदगी बचाना है और उनको इस देश के अंदर मान सम्मान दिलाना है। 2 वक्त की रोटी भी दिलाएंगे, उनको दवा भी दिलाएंगे, उनको शिक्षा भी दिलाएंगे, उनको सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे, उनको इस देश के अंदर मान सम्मान भी दिलाएंगे और इस देश में उनको राजा भी बनाएंगे। ये बात बाबा साहब ने संकल्प लिया और कह दिया ऐसा हम करेंगे। और बाबा साहब ने इस काम में इतना लग गए कि धीमे कुछ दिनों बाद उनकी धर्म पत्नी माता रमाबाई भी खत्म हो गई। बाबा साहब अकेले बचे, कोई परिवार में नहीं बचा, एक बेटा बचा यशवंत, वो भी अलग हो गया। बाबा साहब अकेले हो गए। बाबा साहब अकेले होने के बावजूद भी लगे रहे, पूरे देश विदेश में घूमते रहे। देश में आजादी की बात हुई, लोगों ने कहा देश को आजाद करो। बाबा साहब समझ रहे थे कि अंग्रेज इस देश में लंबे समय तक रुकने वाले नहीं हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आप देश को आजाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात अंग्रेजों आपको माननी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने कहा कौन सी बात माननी पड़ेगी? कहा जो मेरे बैठे हुए जो लोग हैं, जो गरीब लोग, जो अछूत हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें शूद्र बोलते हैं, जिसमें दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इन्हें शूद्र बोला जाता है, इनके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है। अगर आप देश को आजाद कर दोगे तो ये लोग गुलाम रहेंगे, ये कैसे आजाद होंगे? इनकी व्यवस्था आप कुछ ना कुछ करके जाइए। अंग्रेजों से बाबा साहब ने कह दिया। अंग्रेजों ने बात बाबा साहब की समझा। अंग्रेजों ने अपने तमाम नियम कानून के तहत बाबा साहब को पावर दी
और बाबा साहब को संविधान सभा में एंट्री दिलाई। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा कि लंबा करूंगा तो घंटों की बात है, छोटी मोटी बात नहीं। बाबा साहब जब संविधान सभा में पहुंचे तो ये कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा के अंदर पहुंचे जहां पर बाबा साहब संवैधानिक अधिकार नियम कानून बन रहे थे, संविधान बन रहा था। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब वहां पहुंच जाए, कि कोई जानती थी अगर बाबा साहब वहां पहुंच जाएंगे तो दबे कुचले लोगों के लिए कुछ अधिकार की बात रखेंगे, उनको जीने का अधिकार देंगे, उन्हें जमीन का अधिकार देंगे, घर का अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, नौकरी का अधिकार देंगे और ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठने का अधिकार देंगे, मूछ रखने का अधिकार देंगे, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार देंगे, अच्छा पानी पीने का अधिकार भी दे देंगे। ये बात कांग्रेस चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन जाए। लेकिन वो तो अंग्रेजों के दबाव में बाबा साहब को संविधान सभा का मेंबर बना दिया और जब बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन गए तब इस देश में इतना काबिल कोई और नहीं था उनके मुकाबले। जो 7-8 मेंबर बनाए गए उनमें बाबा साहब से कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं था। तो मजबूरी में कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप संविधान बनाइए और आपको हम संविधान सभा का अध्यक्ष बनाते हैं। और बाबा साहब इसी मौके की तलाश में थे। जीवन भर जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था, आज वो सपना पूरा करने का मौका उनको मिल गया। और फिर क्या था, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इतने नियम कानून लिख दिए और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान आपको बना करके हाथों में दे दिया और कहा मेरे बच्चों मैंने आपको इस संविधान के अंदर सारी ताकतें दे दी हैं और इस संविधान जब तक जिंदा है तब तक मैं आपके बीच में जिंदा रहूंगा। ये बात बाबा साहब और कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस संविधान में आपको देकर के जा और इस संविधान के अंदर आपको मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है। इस देश में बराबरी का अधिकार है, इस देश में पढ़ाई करने का अधिकार है, इस देश में नौकरी करने का अधिकार है। और इसलिए मेरे बच्चों आपको अपने संविधान को और संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता रहेगा। और बाबा साहब ने बात हम सबसे बोली और बाबा साहब की जो मूर्ति लगती है आप सब लोग देखिए, यहां भी मूर्ति लगी लगी मूर्ति का मतलब क्या होता है? मूर्ति लगाने से क्या होता है बताएं कोई हमको? अरे भाई मूर्ति लगाने से क्या होगा? मूर्ति लगाने का मतलब होता है कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? सारे लोग मानते नहीं मानते बाबा साहब को? हम सारे लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब के बताए हुए नक्शे कदम पर भी हम चलेंगे, यही तो हुआ मतलब। तो बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों, बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। तो बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों आपके शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा। और ये भी कहा कि जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ गरीबी छुआछूत अछूत अत्याचार सब खत्म हो जाए, क्योंकि आप राजा बन जाओगे। और जब राजा बन जाओगे तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है गुंडे मवाली की कि राजा महाराजाओं की बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख ले सके। और यही सपना बाबा साहब का था। वो चाहते थे कि मेरा समाज इस देश का राजा बन जाए सर। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट दिया, वोट का अधिकार भी दिया। ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने सिर्फ लिख दिया समाज मेरा समाज इस देश का राजा बन जाए। तो जानते थे कि मेरा समाज तो दबा कुचला है और ये मेरा समाज हजारों साल से इस देश में गुलामी के दंश को झेला है। हजारों साल से देश में गुलाम रहे ये लोग। तो ये गुलाम लोग कैसे राजा बनेंगे? इनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, धन दौलत नहीं है, हाथों में ताकत नहीं बची है, तो ये कैसे बनेगा राजा?
तो इसके लिए बाबा साहब ने हमको वोट का दिया था। कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुमको वोट का हथियार दे करके जा रहा हूं और इसी हथियार से आपको इस देश का राजा बनना है। ये बात बाबा साहब ने कह दी और उसी वोट के जरिए ये मेरा बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में 4 बार राजा बन गया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का राजा बना दिया साहब। इसी उत्तर प्रदेश बगल में आपको उत्तर प्रदेश है कि नहीं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये 2023 में जो नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में 6 महीने बाद इसी देश के अंदर प्रधानमंत्री का माने कि दिल्ली की गद्दी का चुनाव होने वाला है। अभी बहन बोल रही थी ये लास्ट मौका है, कर दो ब्रास्ट और इस ब्रास्ट में आदरणीय बहन जी को इस देश की गद्दी पर बैठा दो। ये सपना सबका होगा मेरी समझ है कि नहीं है? यहां में जितनी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पे बैठे? कितने लोग चाहते हैं बहन जी पीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए? सभी लोग चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर दिल में आस है, ये टीस है कि काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे बैठ जाए। आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग चाहते हैं काश मेरी बहन जी 2024 में देश की गद्दी पर बैठ जाए। और आज बहुजन समाज पार्टी इस काम में बहुत तेजी से लगी हुई है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा और छत्तीसगढ़ में ऐसी क्रांतिकारी रैलियां वहां डेली हो रही है और लोग निकल रहे हैं और लोगों ने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, यार पार की सत्ता का महासंग्राम होगा, इस सत्ता का महाजंग होगा और इस आर पार के जंग में आदरणीय बहन जी को इस देश की गद्दी पर इस बार हम जरूर बैठाएंगे। लेकिन दुश्मन भी बड़ा चाह है। जब हम काम करते हैं, क्रांति लेकर के आते हैं, तो तब दुश्मन हमारे में से कोई ना कोई गद्दार खड़ा कर देता है। और वो क्या काम करते हैं? बाबा साहब ने 3 उपदेश दिए कि नहीं दिए? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बाबा साहब ने 3 उपदेश दिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज विरोधी पार्टियों से मिल करके बीएसपी को खत्म करने का सपना देखते हैं, तो बाबा साहब के मानने वाले लोग वो नहीं हो सकते साथी। वे बाबा साहब के उपदेशों के खिलाफ काम करते हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। अभी तमाम मेरे बच्चे सामने, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तमाम मेरी बहनें, युवा बैठे हुए। कितने लोग पढ़ाई करते हैं? कितने लोग पढ़ाई करते हैं? जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, युवा पढ़ाई करते हैं, बताएं, हाथ उठाएं जरा। और आप सभी लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें कि नहीं करें? कोई डॉक्टर बच्चे चाहते हो कि डॉक्टर बने, चाहते नहीं चाहते? कौन चाहता है डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर या पुलिस अधिकारी, क्या क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? तमाम बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस का अधिकारी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों, अगर आपको इस देश में मान सम्मान के साथ में रहना है तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। और हम संविधान के अंदर रिजर्वेशन आपको दे करके जा रहे हैं और उस रिजर्वेशन के तहत आप इस देश में डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, सब कुछ बनोगे। लेकिन आज ये संविधान खतरे में है और उसको बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में लगी है। अगर आज बीएसपी है तो ये संविधान सुरक्षित है, बीएसपी है तो संविधान सुरक्षित है। ये बात देश की बैठी सरकार जानती है, वो चाय वाला भी जानता है और नीचे मामा से लेके बाबा सब जानते हैं। मामा भी जानता है, बाबा भी जानता है और चाय वाला भी जानता है।
कि जब तक बीएसपी है तब तक संविधान का बाल बांका भी हम नहीं कर सकते साथियों। ये बात अच्छी तरह से सब जानते हैं, और क्योंकि ये खुला खुला चैलेंज है, ऐलान है ये, और ये हमने नहीं किया, माननीय श्री कांसीराम साहब ने किया। कहा प्रधानमंत्री जी उस वक्त कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। तो माननीय श्री कांसीराम साहब ने कहा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी याद रखना, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा कभी नाम नहीं लिया कि हम संविधान को बदलेंगे या संविधान को समीक्षा करेंगे। और आज वो सारे लोग, जितने विरोधी लोग हैं, वो मिलकर के आज बीएसपी को कमजोर करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, एक रहना मेरे बच्चों, और जब तुम एक हो जाओगे तो इस देश के राजा आप बन जाओ। और आज मेरा बहुजन समाज एक हो रहा, जब एक हो रहा तो विरोधी लोग क्या करते हैं, हमारे वोटों को बांटने के लिए जगजीवन राम जैसे लोग, जो पहले बाबा साहब के समय थे, कजरोलकर जैसे लोग, जिन लोगों ने बाबा साहब के बढ़ते कदमों को रोक दिया, ऐसे लोग पैदा किए जा रहे हैं आज। और वो लोग विरोधी पार्टियों से मिलकर के हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और क्या बोलते हैं? कांसीराम साहब जिंदाबाद, ऐसे बोलते हैं वो लोग जो हमारे पीठ पे छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या बोलते हैं? कांसीराम साहब जिंदाबाद, जय भीम भी बोलते हैं। और याद रखना कि सारे लोग जय भीम बोलने वाले वो आपके अपने नहीं हो सकते। मानते कि नहीं मानते? अभी बीजेपी ने भी महाकुंभ मनाया। क्या मनाया? महाकुंभ। और 11 अप्रैल को बीजेपी के लोगों ने महात्मा फुले जी की जयंती मनाई। और किस लिए मनाई? सिर्फ वोट के लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? पिछले 30-35 सालों से कहते हैं, सरकार से बोलते हैं कि महात्मा फुले जी को भारत रत्न दीजिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है, उनकी जयंती वो मनाना शुरू करते हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी के लोग, बीएसपी के लोग, बीएसपी को मानने वाले लोग आज ये कसम खाते हैं, जिन लोगों ने सबने कसम खाई कि 2024 में आदरणीय बहन जी को इस देश के गद्दी पर बैठाए। और उसी दिन से विरोधी लोग डर गए कि ऐसा ना हो कि कहीं गलती से भी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन गई। अगर गलती से भी बन गई तो क्या हश्र होगा मेरा और तुम्हारा? क्या हश्र होगा? इस जमीन में बैठने वाले लोग जो हमारे घरों में आके जमीन में बैठते हैं, जब अपने घर से बाहर 1 किलोमीटर रोक के आते हैं, ये लोग हमारे घरों में आके बैठ के हमारे सिंहासन पर बैठना शुरू कर देते हैं। वो डरते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, छोटे मोटे टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोग, मजदूरी करने वाले बच्चे इस देश के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सी में बैठ के शासन सत्ता चलाना शुरू कर देंगे। ये डर उनको है, और इसीलिए वो हमको रोकने के लिए अलग अलग हथियार निकालते हैं, कि कैसे न कैसे बीएसपी को रोक लिया जाए, बीएसपी ना बढ़ने पाए, बीएसपी के वोटों में बंटवारा हो जाए, बीएसपी के वोट बांट दो, बीएसपी कमजोर हो जाए। लेकिन यहां मेरी तमाम माताएं बैठी, तमाम बुजुर्ग, तमाम युवा बैठे, और मेरी समझ से आप सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग भी, और आप सभी लोग बीएसपी को मानने वाले भी लोग हैं। माननीय श्री कांसीराम साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को भी मानते हैं कि आदरणीय बहन जी ने किस तरह से 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और 20 साल की उम्र में घर छोड़ के समाज के लिए रात दिन एक कर दिया, पूरे देश में काम। और ये बात यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को झुठला दे, जो कहे कि साहब आप झूठ बोलिए। बहन जी ने जो मुकाम पाया है तो अपने संघर्ष के दम पर पाया, साथ पाया कि नहीं पाया। बहन जी कोई राजा महाराजा के घर से नहीं आई, बहन जी हमारे और आपके बीच से निकली,
एक छोटे से परिवार से निकल के संघर्ष के दम पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चार बार मुख्यमंत्री बनी, और मुख्यमंत्री बनी तो अपने शासन का डंका पूरे देश में बजा भी दिया। और गुंडे मवालियों को इतना दौड़ाया, आप सब जानते हैं, एक एक गुंडा मवाली उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भागते हैं। और वहीं यहां सरकारें बैठी हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार है, ऊपर वाले में कौन थे, चाचा जी हैं या नाना जी, पता नहीं कौन है, दिल्ली वाले, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तो कहते हैं यहाँ मामा है। कौन से वाले मामा है? मथुरा वाले मामा है क्या? है लगता है यही मथुरा वाले मामा है भाई। अब इसी हमें अच्छी तरह से याद है कि इसी शिवपुरी के अंदर मेरी समझ से एक घटना घटी थी। पानी के लिए गया था कोई आदमी और किसी का नल छू लिया था। बावड़ी में क्या था? करेरा में। करेरा के पास में फतेहपुर है सर। करेरा के पास फतेहपुर जो गांव है, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, कहीं पानी भरने गया, कहीं ऊंचे वालों के घर में आसपास चला गया पानी भरने के लिए, और उसको वहीं से गोली मारी गई, नहीं मारी गई, उसको ऊपर से गोली मार दी। और ये नहीं, ये भी आपको याद आ रहा है, मैंने शिवपुरी घटना उठाई भी थी पार्लियामेंट के अंदर। शिवपुरी के 2 घटनाओं को मैंने पार्लियामेंट में उठाने का भी काम किया। और 2 बच्चे थे, बावखेड़ी का शिवपुरी विधानसभा, और 2 बच्चे शौच कर लिए थे किसी खेत के आसपास, और जाके टेबल में पानी वानी पी लिया। उन 10 साल के 11 साल के बच्चों को लाठियों से पीट के मार डाला। हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ शिवपुरी में नहीं होता, पूरे मध्य प्रदेश में होता है। अभी रीवा में जाइए तो एक साकेत परिवार था, मजदूरी करता था, और अपने मालिक के पास गया मजदूरी मांगने के लिए, तो उस मालिक ने मजदूरी नहीं दी, उसके दोनों हाथ काटे। एक परिवार कुर्सी बैठा हुआ था, उनको अच्छा नहीं लगा ये कुर्सी पे कैसे बैठा हुआ मेरे सामने। रात में आया 2 लोगों को सीधा गोली मार दी। पुलिस में FIR हुई, जेल हुई। वो बदमाश फिर छूटने के बाद फिर वापस आया, फिर परिवार में 2 लोगों को और मार दिया, 4 लोगों को गोली मार दी। आखिरी अत्याचार कब तक सीखोगे? ये अत्याचार कब तक सहन करोगे? और ये वक्त आ गया है कि 2023 में कसम खा लीजिए कि मामा जी, कमलनाथ जी, हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में BSP की सरकार बना करके अत्याचार को मिटाने वाले हैं। अत्याचार खत्म करेंगे, यहां से गुंडागर्दी खत्म करेंगे यहां पर। और जो गरीबों का सपना है नौकरी करने का, सरकारी नौकरी करने का, पढ़ाई करने का, उनको पढ़ाएंगे भी और उनको नौकरी दे करके कलेक्टर, SP, डिप्टी कमिश्नर बनाएंगे। ये सारा काम हम सब करेंगे। और इसी शिवपुरी जिले के अंदर सहारिया आदिवासी रहता है। सहारिया आदिवासी है, यहाँ पर सहारिया आदिवासी रहता है, शिवपुरी में भी रहता है और शिवपुरी में भी रहता है। और सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि सहारिया आदिवासी के बच्चों के अंदर, तमाम बच्चों के अंदर कुपोषण बीमारी है। माने इतनी गरीबी है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती बच्चों को, और इसीलिए वो बीमार हो गए। और इतना बीमार हो गए कि उनके शरीर में खून बनना बंद हो गया। और मामा जी कहते हैं मामा है। मामा क्या बोलते हैं शिवराज जी? कि हम मामा हैं। अरे मैं क्या तुमको बोलूं, तुम ऐसी कुर्सी बैठे हो, तुम्हें बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं सर। हम कुछ बोल भी नहीं सकते आपको। लेकिन ये जितना कहूंगा कि तुम वो मामा हो, मथुरा वाले मामा, असली मामा नहीं हो, तुम नकली मामा। अगर आप असली मामा होते तो किसी भी गरीब के घर में भूखे पेट नहीं सोता, कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोता, किसी आदिवासी घर में कुपोषण नहीं होता, कम से कम उसके पास भी 2 वक्त की रोटी होती। मैं भी रास्ते में आ रहा था, बनारस से पहले जंगल पड़ता नहीं पड़ता, और उस जंगल में तमाम छोटे मकान
पड़े हैं, झोपड़पट्टियां बनी हैं। तो मैंने पूछा भाई ये क्या बना है? तो लोगों ने कहा साहब इस सारी आदिवासियों घर बने। इतनी गरीबी में, इतनी बुरी कंडीशन में मेरे आदिवासी भाई रहते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, इस देश के जल जंगल जमीन के मालिक हैं, वो आज इस हालत में रहते हैं साथियों। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि मेरे बच्चों गलती नहीं करना, और इलेक्शन आ जाए 2023 में तो हाथी वाले बटन के सामने, हाथी वाले के सामने बटन दबा दो। और जिस दिन तुमने हाथी का बटन दबा दिया, उसी दिन ये गुंडे, मवाली, भूमाफिया जिन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है, या तो मध्य प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगे, और नहीं तो जेल के पीछे में सड़कों में डाल दिए जाएंगे और निकलने भी नहीं देंगे 5 साल तक। और उत्तर प्रदेश पे करके भी दिखाया बहन जी ने। और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, इतना गुंडा मवाली वहां था, इतना गुंडा मवाली था, चारों तरफ गुंडे, मवाली, बलात्कारी, जहां देखो मर्डर, जहां देखो बहू बेटियों के साथ में अत्याचार। और बहन जी ने एक एक गुंडे को ठीक कर दिया और पुलिस अधिकारियों से बोला कि 1 महीने का मैं समय दे रही हूं, और 1 महीने के बाद एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो गई, और पुलिस ने 1 महीने के अंदर 1,51,000 गुंडों को, अंदर 1,51,000 गुंडे मवालियों को जेल में डाल दिया। और बहू बेटियों किसी भी समय निकले, रात में निकले, 12 बजे जाए, किसी के मन में अगर बात है कि कांग्रेस आएगी तो आपको बचा ले, तो उनके लिए बताना चाहते। जो शिवपुरी वाली जो घटना हुई थी वो कांग्रेस की ही सरकार थी कि नहीं थी? शिवपुरी वाली घटना हुई तो कांग्रेस सरकार हुई। अभी भिंड में घटना हुई, एक बघेल समाज की बच्ची था, उसका बलात्कार हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, जला दिया। अभी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, बगल में आपके राजस्थान की, और उदयपुर में पूजा भील नाम की एक आदिवासी बच्ची थी, उसका बलात्कार हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े करके, बच्ची का बलात्कार करने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए, काट के बोरे में फेंक दिया। ये हालात है, इतने हालात हुए हैं। और वहीं बाड़मेर के अंदर एक महिला के, दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ, अपराध करने के बाद उसके ऊपर तेजाब डाल के उसे जिंदा जला दिया, मार डाला उसको, और कोई सुनने वाला नहीं। और अभी 12 तारीख में बाड़मेर में कोजाराम मेघवाल की हत्या कर दी गई। कोजाराम मेघवाल को तलवारों से काट दिया, परिवार के सामने काटा गया, परिवार को जाने भी नहीं दिया गया। 5 घंटे तक वही बॉडी पड़ी रही, 5 घंटे तक परिवार को पकड़ के उन लोगों ने कमरे बंद कर दिया, परिवार चिल्लाता रहा और उसका घरवाला मर गया। इतनी बुरी कंडीशन इस देश के अंदर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये हाथ उठा के कसम खा लो कि 2023 में कुछ भी हो जाए, हाथी के सामने का बटन दबा करके बहन जी को इस देश की गद्दी पर बैठा करके बैठाएंगे। नहीं बैठाएंगे? आप लोग बैठाएंगे? बोलिए, बैठाएंगे? बैठाएंगे? कोई कितना भी लालच आपको दे, कोई 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया दे, तो उससे कह देना ये दारू की बोतल भी ले जाओ, मुर्गा भी ले जाओ, क्योंकि इलेक्शन के समय सब कुछ होगा। ये उनके पास बहुत पैसा है, कोई दारू की बोतल बांटेगा, कोई मुर्गा बांटेगा, कोई साड़ी बांटेगा, कोई पायल बांटेगा, कोई 5,000 रुपया देगा, कोई 10,000 रुपया देगा, और क्या कहेगा, आप अपना वोट हमको दे देना, अपना वोट तुमको दे देना। लेकिन याद रखना, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मेरे बच्चों, आपको अपने वोट का सौदा नहीं करना है, वोट को आपकी रक्षा करनी है। जैसे आप अपनी बहू बेटी की रक्षा करते हो, वैसे रक्षा आपको अपने वोटों की करनी है, बाबा साहब ने कहा। और इसीलिए साथियों, एक नारा हमको याद आता है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि मुझे लंबा समय जाना है। एक नारा हमको याद आता है, माननीय श्री कांशीराम साहब ने नारा दिया था उस जमाने में, जब माननीय श्री कांशीराम साहब
पूरे देश में बीएसपी की अलग जगह रहे, बाबा साहब को जगह रहे, घर घर में बाबा साहब की अलग को जगह रहे। उस वक्त नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। कितने लोग ये नोट जानते हैं? कितने लोग ये नारा जानते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कभी सोचा है कि हमारे महापुरुष हैं, माननीय श्री कांशीराम साहब महापुरुष हैं, जिन्होंने हम सबको ये बीएसपी को देने के लिए, बाबा साहब को सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। ना शादी किया, ना घर बसाया, परिवार को छोड़ के हमारे और आपके बीच जीवन भर रहे, जीवन भर रहे। और कभी मंत्री का पद भी नहीं लिया, कोई मंत्री पद चाहिए भी नहीं लिया, नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करता, समाज के बीच रहूंगा। मैं चाहता हूं मेरा समाज इस देश में प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। ये लोग आने वाली यंग जनरेशन इस देश में मंत्री बन के घूमे, ये माननीय श्री कांशीराम साहब का सपना था। और तो माननीय श्री कांशीराम साहब ने यही नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका कोई मतलब आपने सोचा कि नारा क्यों दिया? माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, क्या करते हैं? जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे खाने से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी एजुकेशन से, पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी नौकरियों से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं देखना चाहते कि तुम्हारे बच्चे कलेक्टर बन जाए, जो लोग नहीं देखना चाहते कि आपके बच्चे डॉक्टर बन जाए, जो लोग नहीं देखना चाहते कि आपके बच्चे अधिकारी बनके ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाए, तो क्या वो लोग, मेरी बात को गौर फरमाइएगा, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए पार्लियामेंट में या संसद में कोई अधिकार या कानून बनाने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के प्रधानमंत्री बन करके तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अधिकार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये आप जानते हैं कि वो लोग नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि मेरी बात को आप ध्यान में रखना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये बात बड़ी दूर तक जाती है कि मेरे वोट से राज करते हो और मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, और इसलिए अब वोट नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब इस देश के अंदर वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। साथियों, ये बात बहुजन समाज पार्टी हर बीच में कहना चाहती है, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद भी है कि आप सभी लोग आने वाले चुनाव में 2023 में बहन जी के सपनों को पूरा करने के लिए, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए 2023 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके अपनी अपनी विधानसभाओं से हाथी को भोपाल भेजना है। साथियों, ये हाथी भोपाल जाना चाहिए, कोलारस से जाना चाहिए, शिवपुरी जाना चाहिए, पोहरी से भी जाना चाहिए। इन तमाम जगहों से बीएसपी का हाथी जीत करके भोपाल जाना चाहिए। और आप सभी लोगों ने 2023 में अगर ये काम कर लिया तो 2024 में जो हमने सपना देखा है कि बहन जी देश की गद्दी पर बैठना चाहिए, तो 100% अगर हमने ये जंग जीत ली तो वो वाली जंग जीत करके बहन जी को इस देश की कुर्सी बैठाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग महापुरुषों के सम्मान में जोरदार आवाज के साथ में नारे लगाने का काम करेंगे, और नारों में आवाज होनी चाहिए, खास तौर से मेरी माताओं बहनों की। ये लोग घर में रहती हैं, डरी सनी से रहती हैं। आवाज आपको दिखाना है कि आपके अंदर भी आवाज है। बाबा साहेब, सारी माताएं बहनें नहीं बोले, अरे आप तो आपकी बहन, जिसे हम सब पूरे देश में प्यार से कहते हैं बहन जी, कहते नहीं कहते? बोलिए, कहते नहीं बहन जी?
जब बहन जी दहाड़ती हैं तो मोदी जी भी चाय छोड़ के भाग पड़ते हैं। वो भी सुनते हैं कि बहन जी क्या बोल रहे हैं, सुनो 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 बहन जी क्या बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से बोलिएगा और इतनी आवाज जाए मामा से लेके बाबा की कुर्सी हिल जाए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानवर कांसीराम साहेब, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय भीम। आवाज नहीं आई जय भीम मारेगा, थक गए। पूरी बड़ी मिलेगी भाई, हम भी खाएंगे, साथी भी खाएंगे आप सबके। ताकत जय भीम में इतनी होती है कि अगर जय भीम बोलना होगा, दिल में अगर जय भीम है तो मुर्दा मरने वाला आदमी उठ के खड़ा होगा, जय भीम बोलेगा, बाद में मरेगा। सही कह रहा हूं। अगर उसके अंदर दिल में जगह है जय भीम की, अगर वो मरने वाला होगा तब भी वो रुक जाएगा, कहेगा मैं जय भीम बोल के मरूंगा। इतनी आवाज के साथ में बोलिए कि पर्दा हिल जाए। जय भीम।